नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। कल इजरायली संसद में मोदी मोदी गूंजा था। आज ऐसी डील हुई है बॉस कि पाकिस्तान और हाफिज सईद जैसे आतंकी निपट जाएंगे। क्या आज इसके बारे में बताऊंगा। इजरायल में पीएम मोदी के साथ सेल्फी की होड़, इधर मोदी के 100 मिलियन। ऐसा क्या हुआ कि सुनकर इंडी के पसीने छूट गए। टीम मोदी अब राहुल को छोड़ने के मूड में नहीं है क्या। आज संबित पात्रा ने कौन से 7 सवाल पूछकर फिर फंसा दिया है। इसके अलावा किताब बैन, छापने वालों की क्लास लग गई। आपके बच्चों की किताब में ऐसा क्या कि सुप्रीम कोर्ट भयंकर भड़क गया बॉस। शिक्षा मंत्री से लेकर एनसीईआरटी की माफी बेकार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दे दिया कि बड़ी बहस छिड़ गई है। बैरिकेड तोड़ा, ताला तोड़ा, पुलिस तक से धक्का मुक्की। जेएनयू में अब क्या नया कांड हो गया, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। पाकिस्तान को फोड़ता अफगानिस्तान, इधर भारत ने फिर से तगड़ा ठोकने का ऐलान कर दिया क्या। भारत की ऐसी तैयारी, वो हवाई हथियार कि पाकिस्तान में मुनीर बंकर में छिपा तब भी नहीं बचेगा क्या। आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और 11,000 फ्लाइट कैंसिल, लोग घरों में कैद हो गए। कहां इतनी बर्फ गिर गई कि 153 साल में ऐसा नहीं हुआ। घरों की बत्ती गुल, ऊपर से भयंकर बर्फ गिर रही। सबसे ताकतवर देश ने क्यों घुटने टेक दिए, आज इसका चैप्टर भी होगा। और जब इतनी ठंड की बात होगी तो हम सोचा है कभी में आज ये भी बताएंगे कि कितनी ठंड में आपकी गाड़ी का पेट्रोल बर्फ की तरह जम जाता है। सोचें कभी। पाठशाला की पहली क्लास, कल इजरायली संसद में मोदी मोदी। आज ऐसी कौन कौन सी डील हो गई कि पाकिस्तान और हाफिज सईद जैसे आतंकी निपट जाएंगे। इजरायल में पीएम मोदी के साथ सेल्फी की होड़, इधर मोदी के 100 मिलियन सुनकर इंडी के पसीने क्यों छूट गए। टीम मोदी अब राहुल को छोड़ने के मूड में नहीं है क्या। आज संबित पात्रा ने कौन से 7 सवाल पूछकर फंसा दिया। सबसे पहले इस पॉलिटिक्स का चैप्टर। 30 घंटे वाले पीएम मोदी के छोटे से इजरायल दौरे से बड़ा धमाका हो रखा है बॉस। पूरी दुनिया में पीएम मोदी के दौरे की चर्चा हो रही है, उनके जलवे की चर्चा हो रही है, भारत की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान अलग परेशान है कि पता नहीं भारत और इजरायल मिलकर क्या करने वाले हैं। ट्रंप अलग हैरान होंगे कि उनके गाजा पीस बोर्ड को तो नरेंद्र मोदी ने किनारे लगा दिया। इजरायल ने पीएम मोदी को ऐसा मान सम्मान दिया जैसा शायद ही मौजूदा वक्त में किसी वर्ल्ड लीडर को मिला हो। यहां राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ओवैसी, अखिलेश की पार्टी ने पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर भाई हल्ला काट दिया। जितना हल्ला मचाया, वहां इजरायल में पीएम मोदी को उतना ही ज्यादा सम्मान मिल रहा है। भारत में विपक्ष को इस बात की आग लगी हुई है कि पीएम मोदी इजरायल गए क्यों, नेतन्याहू से मिले क्यों। इधर विपक्ष हल्ला काटता रहा, उधर पीएम मोदी ने इजरायल में पीएम मोदी और नेतन्याहू एक कार में सवारी करते दिखे। यहां ओवैसी, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता पीएम मोदी के इजरायल दौरे का विरोध कर रहे हैं। उधर पीएम मोदी ने इजरायल के साथ भारत की पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। आप देखिए कि पीएम मोदी के लिए इजरायल की संसद में तालियां बजी, सेल्फी की होड़ लग गई, मोदी मोदी के नारे लग गए इजरायल की संसद में। वहां का सर्वोच्च सम्मान मिल गया। यानी इजरायल में पीएम मोदी के स्वागत में वो हुआ जो लोग सोच नहीं सकते थे। आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने इस छोटे से दौरे में कौन सी ऐसी बड़ी डील्स की हैं कि पाकिस्तान और हाफिज सईद जैसे आतंकी सब निपट जाएंगे। लेकिन सारा एक्शन पीएम मोदी के इजरायल दौरे में ही थोड़ी हो रहा है, यहां भारत में भी बहुत एक्शन चल रहा है बॉस। भारत में राहुल गांधी अपने कथित बब्बर शेरों पर तगड़े एक्शन से तिलमिला गए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए क्या नया अटैक किया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कॉम्प्रोमाइज वाली राजनीति का पार्ट 2 आज कहां पहुंच गया। संबित पात्रा ने राहुल गांधी से कौन से सवाल पूछ लिए। यानी पीएम मोदी के इजरायल से लेकर भारत तक में हुए ताबड़तोड़ एक्शन की एक एक खबर बताऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। Israel Chai, Jai Hind, and it's wonderful to have you, friend. हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। I have to comment, my friend Narendra, you have an amazingly efficient government. Your record number of growth, your economic growth is something that is attracting the whole world.
15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप। बेंयामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। ये जो पार्ट 2 हो रहा है ना इजराइल का, ये भी नरेंद्र मोदी का बेचारे का खुद का फैसला नहीं। मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे। वहां इजराइल की संसद में मोदी मोदी हो रहा है, यहां भी कुछ लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, और वो लोग हैं इंडी वाले। नरेंद्र मोदी को इजराइल में जो सम्मान मिला, उसकी एक एक तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि आज क्या हुआ, क्योंकि आज डील का दिन था बॉस। आज पीएम मोदी और इजराइल के पीएम के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई है, जिसमें भारत और इजराइल के बीच एआई, साइबर सिक्योरिटी समेत 16 समझौते हुए। इसमें क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग बढ़ाने पर समझौता हुआ। इसमें जो बड़े समझौते और ऐलान हुए हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। पहला यह कि पीएम मोदी और नेतन्याहू भारत और इजराइल की पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। भारत इजराइल संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐतिहासिक दर्जा दे दिया गया है। दूसरा, पीएम मोदी ने बताया कि भारत और इजराइल के बीच जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग सकती है। तीसरा, यूपीआई को लेकर समझौता हुआ। अब भारत का यूपीआई इजराइल में चलेगा बॉस। चौथा, भारत और इजराइल के बीच डिफेंस पार्टनरशिप और बढ़ेगी। मिलिट्री हार्डवेयर के जॉइंट प्रोडक्शन होंगे, जॉइंट डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाएगा। यानी भारत सिर्फ इजराइल से हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी भी लेगा, जॉइंट प्रोडक्शन भी करेगा, और फिर पाकिस्तान को ठोकेगा भी। पांचवां, इजराइल दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने बताया कि एग्रीकल्चर में इजराइल की टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी, विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इससे लाखों किसानों की आय और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। छठा फैसला यह हुआ कि मिनरल्स की खोज के लिए एमओयू साइन हुआ। इसमें इन्वेस्टमेंट और डेटा शेयरिंग दोनों होगी, साथ ही भविष्य के रिस्क की एनालिसिस दोनों देश साथ मिलकर करेंगे। इस पर रिसर्च होगी और साथ में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर काम होगा। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने और क्या क्या तय किया, क्या क्या ऐलान किया, वो आपको बताऊं, उससे पहले आपको इजराइल के पीएम नेतन्याहू का एक दिलचस्प बयान सुनाता हूं। जब भारत और इजराइल के बीच समझौतों पर साइन हो रहा था या हुआ, तो उस वक्त भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर मंच पे आए, कभी विदेश सचिव मंच पर आए, कभी इजराइल में भारत के राजदूत मंच पर आए। जब यह सब डील हो गई तो इजराइल के पीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि आपके पास तो बहुत योग्य सरकार है, आप एक राजदूत और मंत्री के साथ क्या कर सकते हैं, यह मैंने देख लिया। इस बयान के बाद वो अपने मंत्रियों की टीम की तरफ इशारा करके कहने लगे कि आप मत घबराइए। सुनिए वहां क्या हुआ कि सब चौंक गए। I have to comment, my friend Narendra, you have an amazingly efficient government. What you can do with one minister and one ambassador. Now, it gives me thoughts. I don't want you to worry about it. Don't worry about it. But in fact, we know that the meeting of minds and hearts. भारत और इजराइल के बीच समझौते के दौरान पीएम मोदी ने I2U2 का भी जिक्र किया। अब ये I2U2 क्या है बॉस? इसके ऐलान से कैसे पाकिस्तान टेंशन में आ जाएगा वो आपको बताता हूं। I2U2 भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई का ग्रुप है। इसे पश्चिम एशिया का क्वाड कहा जाता है। इस समूह में I2 यानी इंडिया और इजराइल के लिए, वही U2 यूएस और यूएई के लिए यूज होता है। साल 2021 में इसका गठन हुआ था। अक्टूबर 2021 में इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। आधिकारिक तौर पर तो यह ग्रुप आर्थिक सहयोग, निवेश, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीक पर केंद्रित है। लेकिन पश्चिमी एशिया में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, उससे इस ग्रुप का महत्व बहुत बढ़ जाता है। पीएम मोदी ने I2U2 का जिक्र तब किया जब पाकिस्तान भी पश्चिमी एशिया में इसी तरह का ग्रुप बनाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान अपने ग्रुप में सऊदी अरब और तुर्की को शामिल कर अरब नेटो बनाने की कोशिश में लगा है। उधर I2U2 में मुस्लिम देश यूएई भी है और इजराइल भी है। इसमें अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी है। अब पाकिस्तान तो भारत और इजराइल की दोस्ती से ही टेंशन में आ जाता है, और यह I2U2 जैसा ग्रुप पाकिस्तान को और टेंशन दे सकता है। पाकिस्तान की जान जो है ना, वो इसलिए सूखी जा रही है क्योंकि पीएम मोदी इजराइल की धरती से आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कल इजराइल की संसद में साफ कहा था कि भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद को उखाड़ फेंकेंगे। अब मुनीर तो घबराया ही होगा, वहां हाफिज सईद और मसूद अजहर जो सुन रहे होंगे,
उनके पैर कांपेंगे कि बॉस ये तो उस जगह खड़े होकर बोल रहे हैं, उस इजराइल में खड़े होकर बोल रहे हैं जहां लोग सोच सोच के बोलते हैं, स्पेशली भारत के लोग, कि बाप रे बाप यहां मुस्लिम वोट बैंक न छिटक जाए। मोदी ने खुला कर दिया भाई कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। पीएम मोदी ने खुलकर हमास के आतंकी हमले की निंदा की, और हमास वो संगठन है जिसके पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से कनेक्शन सामने आते रहे। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए भीषण आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि हम आपका दर्द समझते हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना 26/11 मुंबई हमले का जिक्र कर दिया और कहा कि भारत 26/11 भूला नहीं है। यानी पीएम मोदी ने इशारों में साफ संकेत दे दिया कि 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भारत के टारगेट पर है, और आतंकवाद पर पीएम मोदी पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इजराइल साथ है। आप सुनिए, अपने दौरे के दूसरे दिन भी पीएम मोदी ने टेररिज्म को लेकर कड़ा मैसेज दिया और कहा कि भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद से लड़ते रहेंगे। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तान के पसीने पीएम मोदी ने इजराइल में बैठे बैठे छुड़ा दिए और उन लोगों की भी क्लास लगा दी जो भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं। आप इजराइल के राष्ट्रपति को सुनिए, जिनसे आज पीएम मोदी ने मुलाकात की। दोनों के बीच यरूशलेम में द्विपक्षीय बैठक हुई। इजराइल के प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बना दिया है। आज दुनिया भारत के साथ काम करना चाहती है, इजराइल के राष्ट्रपति कह रहे हैं। तो जो लोग यहां कहते हैं डेड इकोनॉमी, उन्हें सुनना चाहिए इजराइल के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। I believe that India is an essential part of the great future of the Middle East. And the Middle East is an essential part of the great future of India. I saw your record number of growth. Your economic growth is something that is attracting the whole world. And we know you lead the world in so many fields, and we are very moved and excited that you're here with us. Toda rabba. यानी दुनिया भर के देश भारत से डील करने को लेकर उत्साहित रहते हैं। इजराइल अकेला नहीं, लेकिन यहां कुछ लोगों को भारत की इकोनॉमी डेड दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इजराइल के राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने यह न्योता सिर्फ दिल्ली आने के लिए नहीं दिया, बल्कि पूरा भारत घुमाने के लिए दिया। सुनिए एक बार। मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ दिल्ली आकर के मत जाना, कुछ समय ज़्यादा निकालना, ताकि भारत के अन्य कुछ स्थानों को भी, वहाँ के लोगों को भी आपका स्वागत करने का अवसर मिले। इजराइल के दौरे पर पीएम मोदी ने एक तरह से इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। संसद में पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को यह मेडल उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और भारत इजराइल संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिया गया। पीएम मोदी अब दुनिया के कुछ चुनिंदा लीडर्स में शामिल हो गए हैं जिनको इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ। यहां भारत में नरेंद्र मोदी के पहले कोई प्रधानमंत्री इजराइल गया ही नहीं कि फिलिस्तीन जाएंगे और इजराइल नहीं जाएंगे तो बाप, इजराइल चले गए और फिलिस्तीन नहीं जाएंगे तो यहां कांड हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को दोनों जगह का नागरिक सम्मान मिला हुआ है सर्वोच्च। साल 2018 में पीएम मोदी को फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया था। यह विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान है। यह पहली बार नहीं है जब किसी देश में पीएम मोदी का ऐसा क्रेज देखने को मिल रहा है। आप पीएम मोदी का शानदार रिकॉर्ड देखिए। पीएम मोदी अब तक 19 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। अब तक 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको मिल चुका है। और जिनको यह नरेंद्र मोदी का सम्मान दिखता है वो उनकी प्रॉब्लम है। यह भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है बॉस, यह भारत का सम्मान है। यह मेडल भारत के गले में आ रहा है। इससे देखिएगा ना तो आपको भी गर्व महसूस होगा।
आप देखिए कि नेहरू, इंदिरा से लेकर राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने मिलकर 17 बार विदेशी संसद को संबोधित किया। अच्छा, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि वो सबको पीछे छोड़े जा रहे हैं, कोई दूर दूर तक टिक ही नहीं रहा। इंडी वाले तो मिलकर पीएम मोदी के करीब नहीं पहुंच पा रहे। पीएम मोदी ने डिजिटल स्पेस में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सुनिए जरा, आपको बताता हूं। इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर भी है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स होते हैं, अगर आप देखेंगे वो किसके कितने हैं। भाई नरेंद्र मोदी कहां चले गए, आप देखिए। मोदी जो हैं उनके फॉलोअर हैं 100 मिलियन बॉस, 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ फॉलोअर। इसी तरह अगर आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी को अलग कर दीजिए, अगर आप देखिएगा राहुल गांधी, उनके कितने फॉलोअर हैं? 12.6 मिलियन। एम लिख रहा हूं मिलियन के लिए। और इंडी के सारे नेता आप मिला दीजिए, इंडी के बाकी, जिसमें कि अखिलेश भी हैं, तेजस्वी भी हैं, ममता भी हैं, उद्धव भी हैं, सबके फॉलोअर को मिला दीजिए तो वो बैठता है 23.2 मिलियन। यानी राहुल प्लस इंटायर इंडी भी अगर आप कर दीजिएगा तो ये आप जो मिलाइएगा ये बैठता है 628, 325। अच्छा, ये 23 जो है, माफ कीजिएगा, ये 23 में तो राहुल गांधी भी है, यानी ये पूरा इंडी है, तो 23.2 पूरा इंडी अलायंस। अब मोदी अकेले 100 मिलियन बॉस। आप सोचिए क्या हाल है। यानी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी अकेले पूरे इंडी गठबंधन पर भारी है। और जो कांग्रेस लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच के सोशल मीडिया पर व्यूज दिखाकर डंका पीटती है, वो अब कह रही है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से क्या होता है, लोगों के दिल में जगह बनानी पड़ती है। आप ये भी देखिए कि इधर भारत में तो कांग्रेस पीएम मोदी को भाषण तक देने, उनका रोकने के लिए हंगामा मचा देती है। उधर इजरायल की संसद में पीएम मोदी के भाषण पर पूरी संसद तालियों से गूंज रही थी। पीएम मोदी ने कल इजरायल की संसद को संबोधित किया था और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। जब भाषण खत्म हुआ तो इजरायल की पूरी संसद ने खड़े होकर तालियां बजाई। पीएम मोदी के भाषण से प्रभावित होकर काफी देर तक इजरायल की संसद सदस्य तालियां बजाते चले गए। देखिए एक बार। पीएम मोदी अपना भाषण खत्म करके जब मंच से नीचे आए तो उनसे मिलने के लिए होड़ लग गई। इजरायल का हर नेता पीएम मोदी से मिलने के लिए बेताब दिख रहा था। वहां मौजूद हर शख्स पीएम मोदी के साथ सेल्फी ले लेना चाहता था। आप देख रहे हैं तस्वीर, हर आदमी फोटो खींच रहा है, सर एक सेल्फी हो जाए। अब यहां कुछ लोगों का बस चलेगा तो कह देंगे कि इजरायल के सांसद, प्रधानमंत्री सबको नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो समझ ही नहीं पाएंगे बॉस कि ये क्यों हो रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेतन्याहू ने पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन किया था और डिनर में नेतन्याहू इंडियन ड्रेस पहनकर आ गए, जिसे देखकर पीएम मोदी भी हैरान रह गए। नेतन्याहू ने कहा कि डिनर से पहले भारतीय पोशाक पहनकर उन्होंने अपने मित्र मोदी को चौंका दिया। इजरायल के पीएम को भारतीय ड्रेस में देखकर बहुत से लोग हैरान हुए होंगे, लेकिन आज इजरायल के पीएम ने भारत के साथ अपने एक पुराने कनेक्शन का भी खुलासा किया। पीएम मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इजरायल के पीएम ने यह कहकर चौंका दिया कि भारत का उन पर एक बड़ा एहसान है। इजरायल के पीएम ने ऐसा क्यों कहा, भारत से कनेक्शन की उन्होंने कौन सी कहानी सुनाई, आप देखिए। Finally, I have to say at the end of this visit that I owe India, I don't know if I told you this, Narendra, but I owe India a great personal debt. You see, when I met Sarah for the first time, I think our first or second date was in an Indian restaurant in Tel Aviv. It was Rina Pashkarna. And I have to tell you,
There is no question. First of all, the food was unbelievable. And Sarah was introduced to it for the first time, so it was a great first date, not only with the food, the date was excellent too. So obviously, I'm indebted to you, as are my children, and I want to tell you how deeply and from the heart we feel both our personal friendship and the friendship between our governments and our peoples, and may this continue and flourish and strengthen. इजराइल दौरे पर भी पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी जारी रही। इजराइल की संसद को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू म्यूजियम के लिए रवाना हुए। दोनों एक ही कार में सवार होकर म्यूजियम के लिए निकले। पीएम मोदी ने खुद यह तस्वीर शेयर की। पीएम मोदी ने भारत और इजराइल की दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है। यह मैसेज दिया कि भारत किसी के दबाव में उस देश का साथ नहीं छोड़ेगा जो हर वक्त भारत का साथ देता है। लेकिन पीएम मोदी के इजराइल दौरे से विपक्ष कैसे भड़का हुआ है, आप देखिए। ओवैसी कह रहे हैं कि गाजा नरसंहार को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का इस समय इजराइल का दौरा करना और वारंट जारी किए गए कि एक युद्ध अपराधी को गले लगाना फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भारत के लंबे समय से चल रहे समर्थन के साथ विश्वासघात है। शायद प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। ज़ायोनिज्म मुर्दाबाद। ओवैसी को फिलिस्तीन में जो लोग मर गए, बच्चे मर गए, महिलाएं मर गए, वो दिख रहा है। और हमास ने जिन महिलाओं और बच्चों को इजराइल में मार दिया, उनके लोगों को मार दिया, बंधक बनाकर रखा, वो उनको नहीं दिखता है ओवैसी को। वो बच्चे बच्चे नहीं हैं, वो महिलाएं महिलाएं नहीं हैं। इजराइल ने जो जवाब दिया उसमें भी जो मासूम बच्चे और महिलाएं मरे वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन तराजू तो बराबर रखो। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू से मिलना फिलिस्तीन के साथ धोखा है। सुनिए एक बार वो कैसी बात कर रहा है। मोदी जी, आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए। 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे, वो खंडेर बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। अगर कल कोई आरएसएस और बीजेपी का एक शख्स उठ के बोलेगा ओवैसी तेरे को बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तुम क्यों बोले, मैं जानता हूं वो आपके भाईजान है, मेरे नहीं है। ओवैसी के साथ साथ इंडी गठबंधन के दूसरे नेता भी पीएम मोदी के इजराइल दौरे का विरोध कर रहे हैं। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और सपा नेता क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। तो ऐसे में मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे, उससे मिले, उससे बात करें। मुझे लगता है ये शायद हमारे जो मुल्क हिंदुस्तान, गांधी के मुल्क के लिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। इनके हिसाब से अच्छी निशानी ये है कि जो इजराइल भारत के साथ खड़ा रहता है उसको आप जो है ना कोहनी मार दीजिए, क्योंकि फिलिस्तीन में लोग मर गए और इजराइल में मर गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उनकी थोड़ी कोई जान की कीमत है इनकी नजर में। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल पीएम मोदी के इजराइल दौरे का विरोध कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि भारत ने फिलिस्तीन का साथ छोड़ दिया। भारत ने तो गाजा में हुई तबाही पर आंखें बंद कर ली, लेकिन इसका सच क्या है ये भी आपको बताता हूं। कल इजराइल की संसद को जब पीएम मोदी ने इजराइल और भारत के कनेक्शन की बात की, इजराइल पर आतंकी हमले की बात की, हमास का नाम लिया, तो इसके बीच पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के मुद्दे से किनारा नहीं किया। इजराइल की संसद में खड़े होकर उन्होंने गाजा की भी बात की और फिलिस्तीन का भी जिक्र किया। सुनिए जरा। The Gaza peace initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom
courage and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace and stability in this region. यानी नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद में खड़े होकर कह दिया भाई कि फिलिस्तीन के मसले का भी हल निकलना चाहिए, शांति से निकलना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, तुम मार दिए, ऐसा तो नहीं बोले वो। लेकिन जिसके यहां गए हुए हैं उसके यहां बच्चे और महिलाएं मरे हैं तो क्या बोले कि नहीं नहीं वहां हमको अपना मुस्लिम वोट बैंक देखना होगा, इसलिए हम जो है वो कहेंगे कि तुम्हारे यहां अच्छा हुआ लोग मर गए, ये बोल के आते क्या? आप ये भी देखिए कि इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि भारत फिलिस्तीन को भूल गया या भारत फिलिस्तीन का साथ छोड़ रहा है। जब जब भारत को जरूरी लगा है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इजराइल के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है, फिलिस्तीन का समर्थन किया है। यही नहीं, भारत अब तक गाजा में 100 करोड़ से ज्यादा की मदद भेज चुका है। 2024 में पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, सीज फायर की बात कही थी, डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया था। इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 13 बार फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रस्ताव लाया गया, उसमें से 10 बार भारत ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। इधर इजराइल में पीएम मोदी का जलवा दुनिया देख रही है, ग्लोबल मंच पर भारत की साख मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी देश की छवि पर जो बट्टा लगा रहे हैं, जो बट्टा लगाने वाले हैं, उनकी हरकतों का बचाव कर रहे हैं। एआई समिट में कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट करने वाले यूथ कांग्रेस का राहुल गांधी बचाव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत में कॉम्प्रोमाइज पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल ये लगभग तय है। युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाले यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया। यह कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं, भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। उस दिन कपड़ा उतार के प्रदर्शन किए, उसके बाद लोकतंत्र कहां मर गया? क्यों नहीं देश भर में प्रदर्शन करते? ट्रेड डील को लेकर रोज कीजिए, 24 घंटे कीजिए, खुद जाके बैठ जाइए रामलीला मैदान में, खाना पीना छोड़ दीजिए। खुद तो नरेंद्र मोदी को लेकर क्या क्या नहीं कह दिए, तब तो आपके साथ कुछ नहीं हुआ। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। कल हिमाचल प्रदेश के शिमला से दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दिल्ली पुलिस की टीम का जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर वो जा रही थी तो शिमला पुलिस ने उनको रोक लिया। इस दौरान काफी देर तक दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस के बीच कहासुनी होती रही। देखिए कैसे वहां पर माहौल बन गया था। यानी पुलिस का मामला चलने लग गया जब दिल्ली पुलिस शिमला से इन लोगों को लेकर आने लगी। लेकिन राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट को लगातार जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन में राहुल के सहयोगी इससे दूरी बनाते चले जा रहे हैं और गलत बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो अड़ी हुई है, भले ही पब्लिक शर्टलेस प्रोटेस्ट को गलत माने, लेकिन हम तो कहेंगे सही तो कहेंगे। आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। आप ये भी देखिए कि अब बीजेपी भी कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देने लगी है। कल से बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस का कैंपेन शुरू कर दिया। आज बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू पर कॉम्प्रोमाइज होने का आरोप लगाते हुए क्या कहा है, सुनिए एक बार। चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू, ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू। चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के नाम से ही बोलना चाहिए। जब चचा ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो क्या देश का हाल होगा, आप सोचिए जरा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नेहरू के कार्यकाल को लेकर 7 सवाल पूछे। बीजेपी का आरोप है कि नेहरू ने देश की अखंडता के साथ समझौता किया। क्या नेहरू को इसके बदले में कोई गिफ्ट मिलता था, सुनिए एक बार। पहला सवाल, पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र क्यों दिया? दूसरा सवाल, आईबी की अक्सई चीन की चीनी गतिविधियों की चेतावनी को नेहरू ने संसद में अफवाह क्यों बताया? Why was Nehru compromised then? Was he bribed by the
नेबरिंग कंट्रीज। तीसरा सवाल, बिना सहमति के कश्मीर में जनमत संग्रह की बातें क्यों पंडित नेहरू ने की। चौथा सवाल, बंगाल में बेरूबारी संघ के आधे हिस्से को पाकिस्तान को क्यों गिफ्ट में नेहरू ने दिया। पांचवा सवाल, स्वर्ण सिंह भुट्टो वार्ता में भारत पूंछ, उरी और गुरेज को पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्यों तैयार हो गए नेहरू। छठा सवाल, पंजाब में सरजा, मजरा, रख, हरदीत सिंह पठान के गांव को पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय क्यों किया। कच्छ के रण में 300 वर्ग मील जमीन किसके दबाव में खोया पंडित नेहरू ने। तो बीजेपी तो अब तो पूरे इतिहास के पन्ने खंगाल रही है और सवाल पूछ रही है, लेकिन पन्नों की बात हो रही है तो आपके बच्चों की जो पढ़ने की किताबें उनके पन्नों में क्या है। पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए, किताब बैन, छापने वालों की क्लास लग गई। आपके बच्चों की किताब में ऐसा क्या कि सुप्रीम कोर्ट भयंकर भड़क गया। शिक्षा मंत्री से लेकर एनसीईआरटी की माफी बेकार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दे दिया कि बड़ी बहस छिड़ गई और बैरिकेड तोड़ा, ताला तोड़ा, पुलिस तक से धक्का मुक्की। जेएनयू में अब नया कांड क्या हो गया, अब इसका चैप्टर। इस वक्त एनसीईआरटी की एक किताब को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तो अलग लेवल के गुस्से में। 8वीं क्लास की इस किताब में ऐसा क्या छप गया कि सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आप देखिए कि किताब को बैन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सभी फिजिकल कॉपी सीज करने का आदेश दे दिया है। सॉफ्ट कॉपी तक हटाने के लिए कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। किताब के पब्लिकेशन पर कंप्लीट बैन लग गया है। किताब की रीप्रिंटिंग, डिजिटल प्रसार को बैन कर दिया गया है। यह भी कहा गया कि किताब का कंटेंट किसी भी तरह से अगर शेयर किया गया तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। स्थिति यह हो गई कि किताब को छापने वाली एनसीईआरटी एक तरह से नाक रगड़ रही है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि एनसीईआरटी ने आपके बच्चों की किताब में ऐसा क्या छाप दिया बॉस कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से भूत बना दिया उनका। एनसीईआरटी माफी मांग रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, कह रहे ये माफी वाफी नहीं चाहिए। मामला इतना सीरियस हो गया कि आप देखिए इस किताब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या एक्शन ले लिया है। सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन को शो कॉज नोटिस दे दिया। एनसीईआरटी के डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस दे दिया। इनसे पूछा गया है कि क्यों ना इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी की माफी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस बात को कोर्ट देखेगा कि एनसीईआरटी ने जो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है वो माफी वाकई जेन्युइन है भी या नहीं, या फिर क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने के लिए बस माफी मांग लिए हैं ये लोग। यानी सुप्रीम कोर्ट ने रगड़ कर रख दिया एनसीईआरटी को। सुप्रीम कोर्ट ऐसे भयंकर गुस्से में क्यों आ गया, एक किताब को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है, लोग इस पर क्या कह रहे हैं। और इधर सुप्रीम कोर्ट की किताब का बवाल है, उधर जेएनयू में वाइस चांसलर को लेकर भयंकर बवाल चल रहा है। जेएनयू में आज क्या गदर मचा है आपको यह भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इन सारे विवाद की एक झलक देखिए। न्यायपालिका को कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश लग रही है। हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और जुडिशरी को हम प्रणाम भी करते हैं। जिस किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट भयंकर गुस्से में है, आज उस किताब को छापने पर तगड़ा एक्शन लेने वाला ऑर्डर दे दिया। वो पूरा मामला पहले समझिए। एनसीईआरटी ने 24 फरवरी को क्लास 8th की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक जारी की थी, जिसमें एक चैप्टर में करप्शन इन जुडिशरी की हेडिंग के साथ न्यायपालिका को लेकर कई बातें लिखी हुई थी। इसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों यानी बैकलॉग को लेकर बातें थी। इसी से बवाल शुरू हो गया क्योंकि मीडिया ने इसका खुलासा किया। फिर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी जैसे कई बड़े वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने यह मामला उठा दिया और कहा कि किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर है, तो फिर नेताओं और नौकरशाही के भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं है। 8वीं क्लास के बच्चों को यह क्या पढ़ाया जा रहा है, उनकी कैसी सोच बनेगी न्यायपालिका को लेकर। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इस मामले को खुद देखेंगे और न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब नाराजगी जताई तो एनसीईआरटी ने प्रेस रिलीज जारी करके किताब वापस लेने और इस चैप्टर के लिए माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और सीजेआई का गुस्सा देखकर आज एनसीईआरटी के डायरेक्टर भी काम गए होंगे और उन एनसीईआरटी के अधिकारियों के पसीने छूट गए जिनकी भूमिका इस विवादित चैप्टर को तैयार करने में थी। आज चीफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया कि माफी से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय होगी और सजा दिए बगैर यह मामला खत्म नहीं होगा।
आज चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की बेंच ने स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस में कोर्ट ने तीनों से पूछा है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट के तहत या किसी दूसरे कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं कर देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किताब का पब्लिकेशन एक गंभीर मिसकंडक्ट है और अगर यह साबित हो जाता है कि यह चैप्टर जुडिशरी को बदनाम करने के लिए जानबूझकर शामिल किया गया तो यह क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह कदम जुडिशरी को बदनाम करने के लिए गहरी सोची समझी साजिश थी। उन्होंने यह भी कहा कि इंस्टीट्यूशन के हेड के तौर पर मुझे यह पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए, मैं यह कार्रवाई बंद नहीं करने वाला। यानी सुप्रीम कोर्ट माफी को भी सुनने को तैयार नहीं। उसने कहा कि नहीं भाई ये कैसे किए हो, ये पहले यह बताओ। एनसीईआरटी के इस चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट इतना भयंकर नाराज है कि एनसीईआरटी की माफी भी काम नहीं आई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी के माफीनामे पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह माफी पूरे मन से मांगी गई है या फिर दिखावे के लिए, या फिर यह माफी तब मांगी गई है जब न्यायपालिका कभी ना भरा जा सकने वाला गंभीर नुकसान उसको हो चुका है और अब कोर्ट यह विचार करेगा कि कहीं यह माफीनामा कार्रवाई से बचने की बस एक कोशिश तो नहीं है। एनसीईआरटी के माफीनामे के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने एनसीईआरटी की इस लापरवाही पर दुख जताते हुए खेद प्रकट किया और कहा कि उन्हें जैसे ही इस बारे में पता चला उन्होंने फौरन किताब पर रोक लगवा दी और एनसीईआरटी को निर्देश दिया कि किताबें आगे डिस्ट्रीब्यूट ना होने पाए। सुनिए शिक्षा मंत्री को। जब ही ये घटना मेरे सामने आई, मैं तुरंत ही एनसीईआरटी को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। आगे वो ना जा पाए उसकी सारी चिंता किया और उसको विड्रॉ करने का निर्देश दिया। न्यायपालिका को कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, सरकार के उसमें कतई उद्देश्य नहीं था। जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति उसमें से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आगे ये गलती ना हो, हम न्यायपालिका को आश्वस्त करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस देश के ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने पिछले कुछ ही महीनों के अंदर इस सरकार के ऊपर दसियों बार सवाल खड़ा होने के मौके दे दिए। चाहे वो यूजीसी का मामला हो, चाहे नीट पीजी का मामला हो और अब ये एनसीईआरटी की किताब का मामला। इनको कुछ पता ही नहीं रहता है। शिक्षा मंत्री गलती मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि गलती तब हो रही है जब सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पीएम मोदी ने भी कड़ी नाराजगी जता दी थी। मंगलवार को ही कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने पूछा था कि 8वीं क्लास के बच्चों को जुडिशियल करप्शन पर हम क्या पढ़ा रहे हैं। पीएम ने यह भी पूछा था कि यह सब कोई देख रहा है कि यह क्या हो रहा है। सोचिए जब इस तरह के मामले को लेकर खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये क्या ही पढ़ा रहे हो बच्चों को, और यही बात जुडिशरी कर रही है, यही बात चीफ जस्टिस कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जुडिशरी पे कोई चर्चा मत करो, जुडिशरी में कोई करप्शन ही नहीं है, ऐसा भी नहीं वो कह रहे हैं कि उस पर कोई किसी ने कुछ कहा नहीं है, वो ये भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 8वीं के बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो, और इतना करप्शन पढ़ाना है तो फिर नेताओं का भी पढ़ाओ, अफसरों का भी पढ़ाओ। ये जो लोगों के घरों में, अफसरों के घर से नोटों के बंडल निकल जाते हैं, उनका भी पढ़ाओ। भाई तुम तो ऐसा पढ़ा रहे हो जैसे जुडिशरी में करप्शन है और पूरे देश में है ये नहीं है। और इसलिए चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि बच्चों के दिमाग में क्या भर रहे हो। वही पीएम कर रहे हैं कि कोई देख रहा है कि सब क्या छप रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के राज में तो कांड पे कांड हुए जा रहे हैं। सिर्फ एक मामले की बात थोड़ी है, हाल के दिनों में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े विवाद आप देखिए। नीट पीजी कट ऑफ का मामला भयंकर बवाल हो गया कि भाई माइनस में जिनके नंबर हैं अब उनसे इलाज कराना पड़ेगा क्या। यूजीसी नियमों का मामला, इस पे तो बवाल अभी तक थमा ही नहीं है। ये तो ऐसा रायता फैला है कि समटे नहीं समट रहा है इनसे। और एनसीईआरटी किताब का मामला अलग हो गया जिसपे सुप्रीम कोर्ट भड़का हुआ है, माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज क्या हुआ वो भी आपको बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि एनसीईआरटी ने क्लास 8th की सोशल साइंस की किताब का विवादित चैप्टर वापस ले लिया है। एसजी ने कहा कि एनसीईआरटी ने गलती के लिए माफी मांगी है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि एनसीईआरटी की प्रेस रिलीज में माफी का एक भी शब्द नहीं है। सीजीआई ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से अखबार की रिपोर्ट के बारे में पूछने को कहा था तो एनसीईआरटी ने अपने जवाब में चैप्टर का बचाव किया था।
इस पर तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जिन लोगों ने चैप्टर का बचाव किया है वो भविष्य में एनसीईआरटी या किसी दूसरी मिनिस्ट्री से जुड़े नहीं होंगे। इस पर सीजेआई ने कहा कि यह बहुत थोड़ी कार्रवाई है। उन्होंने गोली चलाई जिसकी वजह से जुडिशरी आज खून से लथपथ है। एसजी ने भरोसा दिलाया कि चैप्टर को दोबारा पब्लिश किया जाएगा और वो खुद इसकी जांच करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम स्कूल के बच्चों को यह कैसे पढ़ा सकते हैं कि देश में न्याय ही नहीं मिल रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सिर्फ 32 किताबें मार्केट में गई थीं और उन्हें वापस मंगा लिया जाएगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि पीडीएफ फॉर्मेट में चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रही है। जस्टिस बागची ने कहा कि सेंटर को इंटरनेट से कॉपी हटाने के लिए निर्देश जारी करने चाहिए। अपनी दलील के आखिर में तुषार मेहता ने कहा कि हम कोर्ट के साथ हैं, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। इस सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा भी कोर्ट में थे। उन्होंने न्यायिक दखल का समर्थन किया। उनका कहना था कि ये किसी छोटे मोटे अनभिज्ञता से, इग्नोरेंस से नहीं हो सकता है। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश लग रही है, कोई षड्यंत्र लग रहा है। तो वैसी स्थिति में मामले का जांच होना चाहिए, किसने ऐसा किया। एक अपोलॉजी, सिंपल अपोलॉजी से भी माननीय न्यायालय ने कहा कि उससे काम नहीं चलेगा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी इस मामले में पार्टी और सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जुडिशरी का पूरा सम्मान है और सरकार न्यायपालिका के साथ खड़ी है। हम सबके मन में इंडियन जुडिशरी के प्रति सम्मान का भाव है, मान का भाव है और स्वाभिमान का भाव है। और कल जब इस विषय पे कोर्ट पे सुनवाई हुई तो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने भी इस विषय को सरकार की तरफ से रखा है कि सरकार जुडिशरी के साथ में है, हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और जुडिशरी को हम प्रणाम भी करते हैं कि जिस निष्पक्षता के साथ भारत की जुडिशरी काम करती है, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड स्टैंड विद द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि आखिर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करना गलत कैसे हो गया, न्यायपालिका में पेंडिंग केस की बात करना गलत कैसे हो गया। इस पर अगर बात हो रही है तो फिर किसी को इससे क्यों परेशानी है। कई लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी क्यों माफी मांग रही है। सुनिए एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर ने क्या कहा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सारा देश सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी सीमाएं हैं। एनसीईआरटी देश के भविष्य का निर्माण कर रही है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो किसी उच्च पद पर हो जिसने एनसीईआरटी की पुस्तकें न पढ़ी हों। और एनसीईआरटी का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट के उत्तरदायित्व कम नहीं है। तकनीकी व्यवस्था जो भी हो, लेकिन एनसीईआरटी को वही सम्मान देना चाहिए जो हम अपने अध्यापक को देते हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट को कोस रहे हैं उन लोगों को इस बात को समझना होगा कि यह मामला किसी किताब में भ्रष्टाचार का जिक्र होने भर का नहीं है। मामला 8वीं क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए इसका है। मामला इसका भी है कि अगर भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो फिर सबके भ्रष्टाचार की बात करो। अगर बच्चों को यही पढ़ाना है कि इस देश में खाली भ्रष्टाचार चल रहा है तो फिर नेताओं ने जितने भ्रष्टाचार किए सबका चैप्टर डालो। सिर्फ न्यायपालिका की ही बात क्यों हो रही है? क्योंकि आप देखिए कि कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है, इसे लेकर बहस तो होती रहती है। हमने पाठशाला में शो किया है, हमको तो किसी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि क्यों बता दिए इतने कोर्ट केस पेंडिंग है। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, इसकी बात होती रहती है। पेंडिंग केस कैसे न्यायपालिका के सामने बड़ी चुनौती है, इसकी भी बात होती रहती है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कई बार बहस हुई है। अभी हाल ही में जस्टिस वर्मा के केस को लेकर खूब रिपोर्टिंग हुई थी। कोर्ट ने इन सब पर बात करने से नहीं रोका है। कोर्ट इस बात को लेकर नाराज है कि 8वीं क्लास के बच्चे को तुम यह बताकर कि हमारे यहां तो करोड़ों केस पेंडिंग है, हमारे यहां तो जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, तुम क्या हासिल कर रहे हो, यह पूछ रहे हैं वो। बच्चों को क्या बता रहे हो कि तुमको जज नहीं बनना चाहिए, तुमको जुडिशरी में नहीं जाना चाहिए, या हमारे यहां की जुडिशरी कितनी खराब है। 8वीं का बच्चा यह जान लेगा तो क्या हासिल करेगा, यह एनसीईआरटी को बताना चाहिए। और अगर यही आज जानकर कि करप्शन क्या है, नहीं है, कितने केस पेंडिंग है, तो बताओ सरकारी दफ्तरों में कितने फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ये क्यों नहीं बताते? कितने सरकारी दफ्तरों में काम पेंडिंग है, ये क्यों नहीं बताते? न्यायपालिका को बदनाम करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। इसलिए आप देखिए कि चीफ जस्टिस ने मीडिया की तारीफ की
कि मीडिया ने ही एनसीईआरटी की किताब के इस मामले को उठाया और इसका खुलासा किया, जिस पर आज एक्शन हो रहा है। क्योंकि जो लोग ये नहीं समझ रहे कि दिमाग में 8वीं के बच्चे के दिमाग में क्या भरोगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उनको जेएनयू के उन बच्चों को देखना चाहिए जिनके दिमाग में वामपंथ भरा गया, तो वो क्या ना क्या करते हैं। क्योंकि एक तरफ किताब को लेकर बवाल है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में बवाल है। जेएनयू में आज फिर कांड हो गया बॉस। जेएनयू के वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र कैंपस में इकट्ठा हो गए। ये लोग मार्च निकालने लगे। हालांकि जेएनयू प्रशासन ने किसी भी तरह के मार्च की इजाजत दी ही नहीं थी, इसलिए छात्रों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस पहले ही एक्टिव थी। दिल्ली पुलिस ने छात्रों को यूनिवर्सिटी के गेट पर रोक दिया। एक तरफ दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान थे, तो दूसरी तरफ जेएनयू छात्र संघ के करीब 400 से 500 छात्र इकट्ठा हो गए। छात्रों को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी के गेट पर जंजीर लगाकर ताला लगाया गया था, जिसके बाद छात्रों ने गेट पर पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। उग्र छात्रों ने गेट पर लगा ताला भी तोड़ दिया और पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। कई छात्र हंगामा करते हुए बैरिकेडिंग गिराने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। छात्रों के हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। एक इंस्पेक्टर के हाथ में चोट आई है। बताइए, ये तो हाल है यहां। पुलिस वाला घायल हो जा रहा है छात्रों को रोकने के चक्कर में। छात्रों ने दिल्ली पुलिस को उकसाने के लिए बोतलें भी फेंकी, उनके ऊपर झंडे और बैनर फेंके गए। छात्र जब बेकाबू हो गए तो दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष समेत कई छात्रों को हिरासत में लिया और बसेस में भर के थाने लेकर गए। जेएनयू में अभी भी पुलिस की भारी मौजूदगी है, क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने आज रात फिर से मार्च निकालने की बात कह दी। इससे पहले जेएनयू में यूजीसी के इक्विटी नियमों को पूरी तरह लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब जेएनयू की वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग हो रही है। वाइस चांसलर शांतिश्री डी पंडित को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब 16 फरवरी को उनका एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ। पॉडकास्ट में वाइस चांसलर शांतिश्री यूजीसी के 2026 इक्विटी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन पर चर्चा कर रही हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इसे काफी सीक्रेट तरीके से किया गया, यहां तक कि हमें भी पता नहीं चला कि इसमें क्या लिखा गया है। आप किसी एक ग्रुप को पावर देकर और दूसरे को न्याय देने से इनकार नहीं कर सकते। इसी को लेकर बवाल हो रहा है वहां जेएनयू में। क्या ये सब बोल कैसे दी? जेएनयू छात्र संघ का कहना है कि वीसी की यही बातें उनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाती हैं। छात्र संघ का आरोप है कि इस तरह की बयानबाजी यूनिवर्सिटी में पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव और अन्याय को बढ़ावा देती है। कौन सी लाइन में उन्होंने कहा कि पिछड़े छात्रों के साथ अन्याय कर दो? तो जेएनयू में होने वाले कांड तो कभी खत्म होंगे या नहीं होंगे भगवान ही जाने। लेकिन पाठशाला में हमारे लिए वक्त हो गया अगले चैप्टर का। पाकिस्तान को फोड़ता अफगानिस्तान। इधर भारत ने फिर से तगड़ा ठोकने का ऐलान कर दिया। क्या भारत की ऐसी तैयारी, वो हवाई हथियार कि पाकिस्तान में मुनीर बंकर में छिपा तब भी नहीं बचेगा। ऐसा क्या हो रहा है अब इसका चैप्टर। इस वक्त पाकिस्तान का हाल यह है कि मुनीर कंफ्यूज होगा। वो किस बॉर्डर को बचाने के लिए फौज पहले भेजे। पिछले दिनों हुई एयर स्ट्राइक से भड़के तालिबान ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर बारूद की बरसात शुरू कर दी। पहले ही सवाल उठ रहे थे कि पाकिस्तान कब तक इन हमलों को झेल पाएगा। उस पर भारत ने फिर से पाकिस्तान को तगड़ा ठोकने का ऐलान करके मुनीर की धड़कनें बढ़ा दी। भारतीय सेना ने क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है और भारत ने ऐसे हवाई हथियार निकाल दिए हैं जिनका ट्रिगर दब गया तो पाकिस्तान में मुनीर बंकर में छिपा तब भी ना बच पाएगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर कौन सी नई वार्निंग दे दी है जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा होगा, पाठशाला में आज आपको बताऊंगा। पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर का दर्द भूल भी नहीं पाया। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को फोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसकी झलक राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बीकानेर में हुई सेना की खड़ग शक्ति ड्रिल में दिखाई दी। इस ड्रिल में दुश्मन को पूरी तरह तबाह करने के लिए चक्रव्यूह रणनीति तैयार करके अटैक का लाइव सिमुलेशन दिखाया गया। टैंक, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, अटैक हेलीकॉप्टर्स की गूंज से पूरा पाकिस्तान बॉर्डर थर्रा उठा। ड्रिल के दौरान वेस्टर्न कमांड के कोर कमांडर ने क्लियर कट बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने तो छोटा सा सैंपल देखा था, अब तो उससे बड़ी तैयारी है। सुनिए जरा। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। पंजाब के पठानकोट में भी भारतीय सेना ने उन हथियारों का दम दिखाया
जिनकी मदद से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 4 दिनों के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर किया था। सेना ने इस ड्रिल में हाईटेक ड्रोन, नेटवर्क बैटलफील्ड सिस्टम और एडवांस सर्विलांस सिस्टम के साथ आधुनिक युद्ध की क्षमता का प्रदर्शन किया। पठानकोट में सेना के शक्ति प्रदर्शन पर ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट देखी। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, और यही वो एयर डिफेंस सिस्टम और एयर गन्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कई ड्रोन्स को निस्ता नाबूद किया और कई जो पाकिस्तानी मिसाइल्स हैं उनको हवा में ही मार गिराया था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब है वो दिया गया था। ये वो भारतीय सेना की कैपेबिलिटीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, जो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब जो है वो दिया गया था। पठानकोट में भारतीय सेना ने अपने हाईटेक ड्रोन्स की ताकत भी दिखाई। ड्रोन के झुंड ने जिस तरह पठानकोट के आसमान को ढका, उसकी धमक पाकिस्तान तक पहुंच गई होगी। मॉडर्न वारफेयर के लिए इंडियन आर्मी नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रही है। आप देखिए कि भारतीय सेना के लिए अब डेडिकेटेड ड्रोन बेस बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा बेस होगा जहां से सेना के ड्रोन अपने अभियानों के लिए उड़ान भर सकेंगे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के लिए पहला ड्रोन हेडक्वार्टर यूपी के मेरठ में बनाया जा रहा है। ड्रोन के लिए बन रहा यह बेस करीब 900 एकड़ में फैला होगा। इस बेस के अंदर ड्रोन रखने के लिए 2 बड़े हैंगर बनाए जाएंगे। इस ड्रोन बेस पर 2 किलोमीटर से लंबा रनवे होगा। इमरजेंसी के हालात में इस ड्रोन बेस के रनवे से सेना के कार्गो शिप भी उड़ान भर सकेंगे। इस बेस को तैयार होने के बाद भारत दुनिया का 5वां देश बन जाएगा जिसके पास ड्रोन एयर स्टेशन होगा। सेना ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान को फोड़ने के लिए तैयारी किस लेवल की बढ़ती जा रही है। और अब बारी भारतीय वायुसेना की। जैसलमेर में कल से वायुसेना की वायु शक्ति ड्रिल शुरू हो रही है, लेकिन इस ड्रिल की फुल ड्रेस रिहर्सल से पाकिस्तान जो है ना उसको चक्कर आएगा। वायु शक्ति की फुल ड्रेस रिहर्सल में वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट्स ने दुश्मन के रनवे और ठिकानों को उड़ाने का दम दिखा दिया। MiG-29 ने दुश्मन के टैंक्स को ध्वस्त कर दिया। राफेल ने सुपरसोनिक बूम की झलक दिखाई तो जैगुआर ने सुदर्शन फॉर्मेट में टारगेट को निशाने पर लेने का हुनर दिखाया। वायु शक्ति ड्रिल से पहले ही वायुसेना ने उस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी दम दिखाया जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कूड़ा मिसाइल्स को हवा में मार दिया। राजस्थान और पंजाब में सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया तो लद्दाख में सेना के लिए स्वदेशी तकनीक से तैयार ऐसे हथियार की टेस्टिंग हुई जो बर्फ से ढके पहाड़ों या फिर नदी नाले कहीं भी फर्राटा भरने की ताकत रखता है। बेंगलुरु के एक कंपनी ने सेना के लिए इस गाड़ी को तैयार किया है और इसका नाम अश्व रखा गया है। सेना के लिए तैयार किए गए इस अश्व की खूबियां आपको बताता हूं। 45 डिग्री की चढ़ाई पर भी आसानी से यह तेजी से चढ़ सकता है। 40 डिग्री तक तिरछा होकर भी आगे बढ़ सकता है। बर्फीले इलाके में टायरों में बिना चेन लगाए छोटी तोप को खींच सकता है। गाड़ी का वजन 950 किलो है और यह 650 किलो तक वजन को खींच सकता है। बम और गोलों से ही नहीं, भारत ने पानी से भी बर्बाद करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया था और अब भारत ने रावी नदी पर बांध बनाने का काम करीब करीब पूरा कर लिया है। अगले महीने रावी नदी पर बन रहे शाहपुर कंडी बांध का काम पूरा होने वाला है और इस बांध की मदद से रावी नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ जाने से रोका जा सकेगा। इसके साथ ही भारत ने चिनाब नदी पर भी गाद हटाने का काम तेज कर दिया है। लेकिन अब बात मुनीर की उस गलती की जो पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ती दिख रही है। रमजान के महीने में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से भड़के तालिबान ने पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार किया है। तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचकर बम और गोलों की ऐसी बरसात की है कि पूरी डुरंड लाइन धमाकों की आवाज से गूंज रही है। तालिबान ने इस हमले में पाकिस्तान की कई बॉर्डर पोस्ट को तबाह करने का दावा किया। जिस तरह से तालिबान कहर बनकर पाकिस्तान पर टूट रहा है उस पर पाकिस्तान की पब्लिक भर भर कर मुनीर और पाकिस्तानी सरकार को कोस रही है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तालिबान के डर से मुनीर ने अपने परिवार को किसी सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। यानी पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि तालिबान बहुत मार रहा है पाकिस्तान को। और इधर भारत की तैयारियां आपको हमने दिखाई। भारत का ऐलान सुना ही दिया कि अभी तो ट्रेलर दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में। पार्ट 2 के लिए तो और बड़े लेवल की तैयारी है। अब सोचिए इसका क्या ही होगा, ये जो फर्जी मेडल लगा के घूमता है मुनीर।